नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम क्वाड नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने। केंद्र ने ग्रुप ए और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की सिफारिश के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का अध्यादेश जारी किया। और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आज से शुरू हो रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अजंत शरत कमल और मनिका बत्रा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर श्री मोदी की अगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। श्री मोदी अगले महीने की 21 तारीख से 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। एक रिपोर्ट। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात कर भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने हिरोशिमा में बोधि पौधा लगाए जाने के लिए श्री किशिदा को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने इस वर्ष मार्च में ये पौधा उपहार स्वरूप दिया था। श्री मोदी और श्री किशिदा ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता बहुत सार्थक रही। श्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्स के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा उनमें प्रगति का आकलन किया। श्री मोदी फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज क्वाड देशों के सभी नेताओं की बैठक भी निर्धारित है। प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, पर्यावरण और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान में हैं। वे कल शाम पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिरोशिमा में पद्म पुरस्कार विजेता हिंदी पंजाबी के जाने माने भाषाविद प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कई ट्वीट कर कहा कि श्री मिज़ोकामी ने जापान में भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान किया है। श्री मोदी ने जापान में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और भारत जापान संबंधों को प्रगाढ़ करने में डॉक्टर मिज़ोकामी के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने जापान के जाने माने कलाकार हिरोका ताकायामा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि श्री ताकायामा ने भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य किए हैं। श्री ताकायामा ने श्री मोदी को अपनी एक कलाकृति भेंट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और श्री DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में उन्हें पद की शपथ दिलाई।
कांग्रेस विधायक डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बी.जेड. जमीर अहमद खान ने मंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बन गई है। विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और विभिन्न पार्टियों के नेताओं की उपस्थिति से एकता का संदेश रवाना किया गया। अभी कुछ समय बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस के 5 गारंटीज का निर्णय लिया जाएगा, जिससे 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा, 10 केजी चावल मुफ्त मिलेगा और महिलाओं को 2000 रुपया और निरुद्योगी युवकों को 3000 रुपया भत्ता मिलना आरंभ होगा। इस 5 गारंटीज को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में द्वारिका के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने द्वारिका में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। 2 दिन की गुजरात यात्रा के दौरान श्री शाह द्वारिका में ओखा में राष्ट्रीय तटवर्ती पुलिस अकादमी की आधारशिला रखेंगे। वो कच्छ जिले के जखाऊ तट पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 5 चौकियों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गांधीनगर नगर निगम में और कल अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह अपने दौरे में कल अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों का उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी की एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी शुभारंभ करेंगे। श्री शाह अहमदाबाद में मोदी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, जनसुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए कल इसे मंजूरी दी। इस नियमन से नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध होंगी तथा लोक शिकायतों का तेजी से निवारण होगा। G20 पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की 3 दिन की तीसरी बैठक कल से मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक की शुरुआत सुबह जुहू बीच पर महासफाई अभियान के साथ होगी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार सुदर्शन पटनायक भी जुहू बीच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। अब यही प्राधिकरण दिल्ली राज्य क्षेत्र में कार्यरत समूह क और दानिश अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित सिफारिशें करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। प्राधिकरण में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। सहमति न बन पाने की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। एक रिपोर्ट। केंद्रीय बैंक ने कहा कि परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं को नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है। 23 मई से इन नोटों को किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक बदला जा सकता है। ये सुविधा 23 मई से आरबीआई के 19 उन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदान की जाएगी जहां इसे जारी किए जाने के विभाग हैं। आरबीआई ने कहा कि इस प्रक्रिया को नियत समय में समाप्त करने के लिए और लोगों को पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगी। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला में आज हम देश में कोयले के उत्पादन पर नजर डालेंगे, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कोयला मंत्रालय और इसकी एजेंसियों ने देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। एक रिपोर्ट। भारत ने पिछले 9 वर्षों में कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में कोयले की आपूर्ति भी 45.37% की वृद्धि के साथ 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2023 में कुल कोयला उत्पादन 893.8 मिलियन टन हो गया है। यह देश के इतिहास में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। साल 2014 के बाद इस स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। आज बड़े बड़े रिफॉर्म्स को एब्सॉर्ब करने की ताकत उसके अंदर आ रही है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-2024 की कार्य योजना के अनुसार समग्र उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर कोयला उत्पादन लक्ष्य 1012 मिलियन टन है। कोयला मंत्रालय 2030 तक कोकिंग कोयले के उत्पादन को 140 मीट्रिक टन तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कृषि विकास नीति के प्रति लोगों को जागरूक करने और किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए अलाव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने कल श्रीनगर में इसकी शुरुआत की। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का काफी अधिक प्रभाव हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में किसान अब रानी अनानास का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। राज्य का कृषि विभाग अनानास उत्पादकों को एक निश्चित राशि के साथ प्रसंस्करण सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है। तेलंगाना में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत बनाना है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आज से शुरू हो रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। प्रतियोगिता की 5 स्पर्धाओं में करीब 600 एथलीट हिस्सा लेंगे। भारतीय टेबल टेनिस टीम में 11 खिलाड़ी हैं। महिला सिंगल्स मुकाबलों में राष्ट्रीय चैंपियन श्रीजा अकुला, सुतीर्थ मुखर्जी और रीथ टेनिसन मैदान में उतरेंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दोपहर बाद 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच शाम 7:30 बजे से कोलकाता में होगा। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कजाकिस्तान की एलेना रिबैकिना फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में एलेना का मुकाबला यूक्रेन की एहलीना किलिनिना से होगा। पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। डेनियल मेदवेदेव का सामना स्टेफेनोस सित्सिपास से होगा। उत्तराखंड में प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थान श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कल सुबह गोविंद घाट गुरुद्वारे में गुरबाणी अर्थात सुखमणि पाठ, शबद कीर्तन किया गया। इसके साथ गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में 600 श्रद्धालुओं का पहला जत्था धार्मिक मंत्रोच्चारण और बैंड धुनों के बीच घांघरिया के लिए रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम क्वाड नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने। केंद्र ने ग्रुप ए और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की सिफारिश के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का अध्यादेश जारी किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।